तो इस पार्ट में जो पार्ट 2 है, हम अभी यहाँ पर इसमें कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने एक सर्कल लिया, उस सर्कल पे हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स को ड्रॉ किया। ठीक है, एक पॉइंट P हमने लिया x1 x1 y1, हमने एक पॉइंट लिया जो बेसिकली A और B पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को। हमें इन पेयर ऑफ टेंजेंट बेसिकली PA और PB की साथ में इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना है, इनकी कंबाइंड इक्वेशन क्या होती है, T का स्क्वायर इक्वल टू S इंटू S2। ठीक है, S1 क्या है, इस P के कोऑर्डिनेट्स हम सर्कल की इक्वेशन में डाल देंगे, तब जो इक्वेशन आएगी वो S1 सर्कल की इक्वेशन, और T बेसिकली हमने बताया था कि वो इक्वेशन जो बेसिकली T बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है कि जो x1 x इससे हम रिप्लेस करते हैं वैल्यूज़ को, जो वो इक्वेशन आती है उस इक्वेशन के बारे में हमसे बोला गया वो उसका स्क्वायर इसके बराबर कर देंगे, तो जो रिजल्टिंग इक्वेशन आएगी वो हमारी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स की। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कॉमन टेंजेंट्स टू टू सर्कल्स। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कि कॉमन टेंजेंट्स टू टू सर्कल्स, दो सर्कल से कॉमन टेंजेंट्स जाते हैं तो कैसे कैसे हो सकते हैं। इसमें हम केसेस भी पढ़े, मतलब हम चीज़ें देखेंगे। उसके बाद पहले हम दो टाइप्स की कॉमन टेंजेंट्स की बात कर लेते हैं, बेसिकली DCT एंड TCT। DCT एंड TCT क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम DCT देखते हैं। DCT को हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, या फिर हम उसको एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट भी बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या होती है, ऐसी टेंजेंट्स का पेयर जो पैरेलल, ये पैरेलल भी हो सकती है नहीं भी है, बेसिकली यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं है दोनों पैरेलल हो। ठीक है, बस हमने दो इक्वेशन कैसी बना दी हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक लाइन के, जैसे हमने अगर इस वाली टेंजेंट की बात करी तो इसके रेस्पेक्ट में दोनों के सर्कल सेम साइड पे ही लाई कर रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में डाउनवर्ड लाई कर रहे हैं और इस वाले के रेस्पेक्ट में अपवर्ड लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों ठीक है पैरेलल हो, और बेसिकली ये दो पेयर ऑफ लाइन्स हैं जिनमें दोनों पेयर मतलब दोनों लाइन्स के रेस्पेक्ट में, दोनों टेंजेंट्स के रेस्पेक्ट में ये सर्कल के जो सेंटर्स हैं एक तरफ लाई कर रहे होंगे, इनको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। दूसरा टाइप हम पढ़ते हैं TCT। TCT का होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट या इंटरनल कॉमन टेंजेंट। इसमें क्या होता है, हमने दो सर्कल्स को लिया, हमने एक टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ कर दी और एक टेंजेंट हमने इस तरह से ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो इसको हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। AC1 AC2 हमारे पास आ गई है, और इसमें क्या होता है कि टेंजेंट के रेस्पेक्ट में सर्कल अपोजिट डायरेक्शन में लाई करते हैं। इसके रेस्पेक्ट में नीचे कर रहा है, इसके रेस्पेक्ट में मतलब इसी के रेस्पेक्ट में इसका सर्कल, इस सर्कल का सेंटर नीचे है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट। ठीक है, नाउ हम इसमें ये हमने दो चीज़ें देख लेते हैं, अब हर एक में हम केसेस के बारे में देखेंगे। तो अगर हमारे पास केस 1 आता है, केस 1 हमारे पास क्या आता है, एक सर्कल हमने लिया जो कि बेसिकली दूसरे से टच नहीं कर रहे हैं, दूर दूर हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके सेंटर के बीच की जो D की डिस्टेंस है वो बेसिकली इन दोनों रेडियस के सम से ज़्यादा है जो D की डिस्टेंस है। ठीक है, ऐसे केस में हमारे पास क्या होता है, दो कॉमन टेंजेंट, दो DCT आती हैं और दो TCT आती हैं, चार कॉमन टेंजेंट टोटल आती हैं। इसमें से दो क्या होती है, DCT होती हैं और दो क्या होती हैं, TCT होती हैं। ठीक है, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट। केस नंबर 2 हमारे पास आता है, केस नंबर 2 हमारे पास आता है कि जब सर्कल्स टच कर रहे हों एक्सटर्नली, ऐसे सर्कल्स तो टच कर रहे हैं, तो इस केस में इनके पास तीन कॉमन टेंजेंट्स आती हैं। तो ये दो कौन सी हो गई, ये दो होंगी DCT और ये क्या हो गया, TCT। हम पहचानेंगे कैसे, इस वाले केस में क्या होता है कि जो इनकी सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस होती है वो इनके रेडियस के सम के बराबर होती है। ठीक है, देखो ना, ये R1 ये R2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यही तो है D, तो वही इनकी सम के बराबर आ जाती है। तीसरा केस हमारे पास क्या आता है कि ये सर्कल एक दूसरे को थोड़ा इंटरसेक्ट कर गए हों ऐसे करके, इस केस में कोई भी TCT टेंजेंट नहीं आती। ठीक है, ये DCT टेंजेंट आती हैं दो, इन दोनों को दो कॉमन टेंजेंट्स हैं और ये क्या है, DCT हैं। इसकी कंडीशन क्या होती है कि इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस C1 C2 जो है, इनके सेंटर की डिस्टेंस वो बेसिकली क्या होती है, इनके रेडियसेस के डिफरेंस के मॉडुलस के, इनकी रेडियस के डिफरेंस से ज़्यादा होती है
और इनके रेडियस के सम से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। डिफरेंस ज़्यादा होती है और सम से कम होती है, ठीक है। नाउ चौथा केस हमारे पास आता है कि ये ज़रूरी था इससे बड़ा होना, क्योंकि चौथा केस अभी ऐसे बनेगा। देखो चौथा केस हमने सर्कल बनाया, सर्कल के अंदर एक सर्कल डाल दिया, इनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है इसमें डी क्या होता है, इनके बराबर होता है, R1 माइनस R2 के बराबर होता है, ठीक है। इसमें एक कॉमन टेंजेंट होती है जो कि DCT ही है, ठीक है। अभी पांचवा केस हमारे पास क्या आता है कि एक सर्कल अपना बना हुआ है, फिर एक छोटा सर्कल अपना बना हुआ है, इसका सेंटर, ठीक है। जो डी की वैल्यू है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो इनकी डिफरेंसेस से क्या आती है, कम आती है, R1 माइनस R2 से कम आती है, ठीक है। इसमें कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होती, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये बेसिकली जो पढ़ के आए ऊपर जितना हमने देखा DCT में, हमने कॉमन टेंजेंट्स ऑफ टू सर्कल के बारे में बात करी थी। हम यहाँ पर फाइंडिंग नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स देखा था, ये हमारा पहला था कि फाइंडिंग नंबर ऑफ टेंजेंट्स। हमने देखा इसमें 4 होती है, इसमें 3, इसमें सब में देखा इसमें 4 होती हैं, इसमें 3 होती हैं, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 0। दूसरा है कि अब हम क्या करेंगे, इन DCT और TCT की लेंथ को फाइंड करेंगे। हम DCT और TCT की लेंथ को कैसे फाइंड आउट करें वो देखते हैं। तो हमने एक सर्कल बनाया, एक दूसरा सर्कल बनाया, एक टेंजेंट रख ली, इनके बीच की डिस्टेंस है। हम यहाँ पर ऐसा एक ये बनता है, उसको हम ईजिली प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ रुक गया भाड़ में, हमें रिजल्ट याद रखना है। तो लेंथ ऑफ बेसिकली DCT होती है वो हमेशा TCT से ज़्यादा होती है, पता चल जाएगा। इसका प्रूफ से हम देख लेते हैं। देखो यहाँ से लेंथ, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन जाता है, मतलब एक, या चाहे तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। उसके प्रूफ में हम बस छोड़ दें। देखो हम इसकी लेंथ का फॉर्मूला देख लेते हैं, लेंथ ऑफ TCT, ठीक है। लेंथ ऑफ TCT क्या होता है, सॉरी DCT देख रहे हैं ना सबसे पहले। तो लेंथ ऑफ DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ का फॉर्मूला होता है अंडर रूट D स्क्वायर माइनस इनके रेडियस के डिफरेंस का होल स्क्वायर। और जो लेंथ होती है TCT की वो क्या होती है, अंडर रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस इनके रेडियस के सम के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अभी ध्यान से देखो तो यहाँ से देख सकते हो कि D वाले इसी सेम क्वांटिटी में से ये बड़ी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है और इसी सेम क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो इसकी वैल्यू ऑब्वियसली ज़्यादा होगी इसके कंपेयर में, तो इसलिए जो DCT है वो ज़्यादा होगी TCT से। पहला हमने देखा कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कैसे फाइंड आउट कर लें, दूसरा हमने देखा कि इनकी लेंथ को कैसे फाइंड आउट करें, तीसरा हम देख रहे हैं कि इक्वेशन इन लाइंस की कैसे लिखें, DCT की और TCT की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो देखो हम ऐसा इनकी इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले एक नोट देख लेते हैं। नोट देखते हैं क्या नोट है, जो लाइन हमने ऐसा करते हैं कि हम एक जो लाइन है, हम एक सर्कल बनाते हैं। देखो ऐसा हमने एक बड़ा सर्कल बनाया और एक छोटा सर्कल बनाया, और ये हम ऐसा 2 टेंजेंट्स को हमने ड्रॉ किया, कॉमन टेंजेंट्स दोनों सर्कल की P आ गया। इसको हमने A नाम दिया, इसको हमने B नाम दिया, ऐसे टच करके आ रही है, ठीक है। ये जो रेडियस है इसके सेंटर को हम C1 बोल देते हैं, इसके सेंटर को हम C2 बोल देते हैं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। अभी हम सिर्फ नोट नंबर 1 में क्या बोला गया, जो लाइन है C1 एंड C2 को, जो ये लाइन है अगर हम देखें यहाँ पर हम सिमिलरिटी लगा सकते हैं। ये बड़ा वाला ट्राइंगल, जो ये ट्राइंगल है PBC1 और ये PAC2, ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं, पॉइंट P को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं। जो लाइन है C1 एंड C2, तो C1 और C2 जो लाइन C1 एंड C2 से पास कर रही है बेसिकली, वो डिवाइड करती है पॉइंट P को एक्सटर्नली में इन द रेशियो ऑफ R1:R2 के रेशियो में, ठीक है। DCT के केस में क्या करता है कि जो C1P है और जो C2P है वो बराबर होता है R1/R2 के, ठीक है। दूसरा केस क्या है, C1 और CP और C2 और CP इन दोनों के मतलब R1 और R2 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। दूसरा केस क्या है कि हमने क्या किया, ये मतलब ये वाला जो केस था ना, ये वाला केस DCT के लिए है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, कॉमन टेंजेंट्स वाला देखते हैं। ये हमारे पास है, एक ये है, हमने इसमें से TCT ड्रॉ करा, ठीक है। और इसके कॉमन टेंजेंट को तो
हम जो ऐसा हम अभी दूसरा ये वाला जो पॉइंट था ये हमने DCT के लिए देखा। DCT के लिए C1/C2P इनका जो साइड का रेशियो है वो बेसिकली इनके रेशियोज़ के बराबर होता है, ठीक है, DCT में। और अगर हम TCT की बात करें, हम इसे क्रॉस रेस बना दी, हमने C1 पॉइंट लिया है, C2 सेंटर C1 है, ये सेंटर C2 है, ठीक है। इस रेडियस को हमने R1 दिया नाम और इस रेडियस को हमने R2 नाम दिया, ठीक है। और इस पॉइंट को हमने Q नाम दिया, ठीक है। तो जो C1Q और जो C2Q है उनका जो रेशियो होता है वो इनकी रेडियस के बराबर होता है, क्योंकि पॉइंट P जो C1 C2 को डिवाइड करता है इनका रेशियो R1:R2 इंटरनली, ये Q इंटरनली डिवाइड करता है और ये P जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड करता है C1 और C2 के रेशियोज़ को, ठीक है, C1 C2 लाइन के रेशियो को, ठीक है, बढ़िया। अभी हम बेसिकली क्या देख रहे हैं, हम अगर एक और स्टेप देखते हैं, हम इस देखते हैं कि हमें अगर DCT फाइंड आउट करनी है, अगर हमें DCT फाइंड आउट करनी है तो उनके मतलब उनके बीच का रेशियो होता है, मतलब हम अगर यहाँ पर TCT की जो इक्वेशन फाइंड करनी होगी ना वो हम इसी रेशियो से कर लेंगे। हम बेसिकली एक पॉइंट, हमें यहाँ पर एक पॉइंट गिवन होगा, एक पॉइंट हमें ये गिवन होगा P पॉइंट, एक हमें यहाँ सेंटर का पॉइंट गिवन होंगे, तो जो रेडियस होगी यहाँ पर R1 होगा रेशियो और R2 रेशियो होगा। यहाँ से हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, हम यहाँ से तो हम इस इक्वेशन अगर टेंजेंट की इक्वेशन को हम निकाल सकते हैं। हमारे पास C1 पॉइंट होगा, P पॉइंट होगा स्लोप की फॉर्म में, यहाँ से हमें बेसिकली पॉइंट P होगा, ऐसे समझो ऐसे हमें इसकी स्लोप निकालनी है BP की, तो इससे इन रेशियोज से हम पहले तो P पॉइंट को फाइंड आउट कर लेंगे। जब हमारे पास पहला क्या है P पॉइंट को फाइंड आउट कर लेंगे तो हम M की टर्म्स में स्लोप इक्वेशन लिख देंगे उसकी, ठीक है। दूसरा क्या होगा, फिर हम लगाएंगे P=R, वहाँ से हम M की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और जो पहली स्टेप से जो वैल्यू आई थी उनको पुट कर देंगे। सिमिलरली DCT के लिए भी हमें सेम स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं रेडिकल एक्सिस। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, रेडिकल एक्सिस, ठीक है। तो जो रेडिकल एक्सिस होती है वो क्या होती है, हम देखते हैं रेडिकल एक्सिस, ठीक है। रेडिकल एक्सिस बेसिकली एक्सिस होती है दो सर्कल्स की इन द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ हुज पावर्स विद रिस्पेक्ट टू द टू सर्कल्स आर इक्वल। बेसिकली क्या है कि हमने ऐसा सर्कल यहाँ बनाया, एक सर्कल यहाँ बनाया, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, रुक जाओ। हमने क्या किया, एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। देखो एक सर्कल ये हमारे पास है, एक सर्कल ये हमारे पास है, यहाँ से हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। इस पॉइंट को हमने P नाम दिया, L1 दिया और ये हमारे पास क्या आ गया, L2 आ गया, ठीक है। तो जो इस क्या होता है कि रेडिकल एक्सिस बेसिकली वो एक्सिस होती है जहाँ से दो सर्कल के लोकस ऑफ द पॉइंट जो कि हुज पावर्स विद रिस्पेक्ट टू सर्कल्स आर इक्वल। पावर हमने क्या देखा था, √S1 इज इक्वल टू √S2। इसका मतलब S1 बराबर S2 जहाँ भी होगा उस पॉइंट के लोकस के लिए, मतलब यहाँ से जो S1 और S2 की जो लोकेशन, जैसे L1 और ये L2 बराबर बराबर है इस पॉइंट से, तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट हम अगर ले लेंगे तो वहाँ से उस डिस्टेंस जो होगी ना वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो इस जो एक्सिस को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेडिकल एक्सिस, जहाँ से दो सर्कल्स के पावर्स क्या हो, बराबर होते हैं, ठीक है। और हमेशा क्या करना है, कोफिशिएंट और एक्स और वाई के कोफिशिएंट को, x² और y² के कोफिशिएंट को इक्वल बनाने की कोशिश करना, तभी हम क्या लिख सकते हैं, हमें इक्वेशन क्या आती है। तो जो रेडिकल एक्सिस की जो इक्वेशन हमारे पास यहाँ से आती है, रेडिकल एक्सिस की जो इक्वेशन आती है वो क्या आती है, S1 - S2, है ना, इस वाली से हमने ड्राइव कर दी इक्वल टू 0। ध्यान से देखो अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें S1 और S2 को सबट्रैक्ट करना हो, और जो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आएगी वो तो एक लाइन है, तो इसमें x² y² के टर्म्स कैंसिल आउट हो जाने चाहिए। तो कैंसिल आउट करने के लिए हमें इन दोनों के टर्म्स, इनके दोनों के कोफिशिएंट x² और y² के कोफिशिएंट इक्वल बनाना होगा, तो हम माइनस करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। पहला नोट पॉइंट क्या है कि जब दो सर्कल बेसिकली ऐसा इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं तो जो इनकी कॉमन कॉर्ड होती है वही रेडिकल एक्सिस होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, जब दो सर्कल टच कर रहे होते हैं तो जो टेंजेंट होती है, कॉमन टेंजेंट होती है, वो रेडिकल एक्सिस की तरह वर्क कर रही होती है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, इस वाली इक्वेशन हमेशा सेम और भी देख सकते हैं अगर सर्कल अंदर भी हो तब भी, ठीक है। तीसरा हम क्या देखते हैं, जो रेडिकल एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स, मतलब ये है और एक ये सर्कल है,
इन दोनों के सर्कल को सेंटर को जोड़ देते हैं और इस पे कोई भी एक लाइन बना देते हैं इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन बना देते हैं, उसको हम बेसिकली रेडिकल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मिड पॉइंट पे ये हो 1:1 की रेशियो, कहीं भी हो सकती है इस पर। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है कि अगर दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक हैं तो इनकी कोई रेडिकल एक्सिस नहीं होगी। ठीक है, पांचवा है कि अगर आर ए जो बेसिकली रेडिकल एक्सिस है जो बाइसेक्ट करती है, हमेशा सर्कल्स के रेडिकल एक्सिस जो है वो बेसिकली एक टी सी टी दोनों बना सकते हैं, हम एक एक बना लेते हैं। ठीक है, डी सी टी और टी सी टी को बाइसेक्ट करती है, रेडिकल एक्सिस है, तो ये जो हो गया वह इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, रेडिकल एक्सिस हमने देख लिया। अब हम आगे देखेंगे रेडिकल सेंटर क्या होता है। बेसिकली रेडिकल सेंटर के बारे में अगर हम देखें तो हमने सर रेडिकल सेंटर के लिए मिनिमम आई होप बेसिकली 3 सर्कल्स होने चाहिए। ठीक है, बेसिकली रेडिकल एक्सिस के लिए 3 रेडिकल सेंटर के लिए 3 सर्कल्स हमें चाहिए होते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेडिकल एक्सिस, 3 सर्कल्स के रेडिकल एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, अब हम एक टाइम पे ऐसे 2 लेंगे, जैसे हमने एक सर्कल ये बनाया, एक सर्कल ये बनाया, एक सर्कल ये बनाया। ठीक है, इन सर्कल के नाम रख देते हैं S1, S2, S3। ठीक है, अभी जो रेडिकल इन दोनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस ये है, तो ये रेडिकल एक्सिस क्या होगी S1 माइनस S2, ये रेडिकल एक्सिस क्या होगी S2 माइनस S3, और ये जो रेडिकल एक्सिस होगी ये रेडिकल एक्सिस क्या होगी S1 माइनस S2, S3। ठीक है, इन सब का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं रेडिकल सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या हम देखते हैं कि एंगल बिटवीन 2 सर्कल्स। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि 2 सर्कल्स के बीच के एंगल्स को हम डिफाइन करें। क्या होता है बेसिकली एंगल बिटवीन 2 सर्कल्स। हमने 2 सर्कल बना दिए, तो जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो टेंजेंट निकल के जाती है, इन टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होता है, ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल बिटवीन 2 सर्कल्स। ठीक है, तो इस एंगल को निकालने के लिए क्या होता है, इसका हमने सर्कल की इक्वेशन है, ये S1 सर्कल है और ये S2 सर्कल है, तो हम इस थीटा एंगल को कैसे निकालते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बराबर हम यहाँ पर वो लगाएंगे, अगर हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाते हैं, हम यहाँ पर वो कोसाइन रूल लगा रहे हैं, मतलब ठीक है, हमने एक ट्रायंगल बना दिया R1 R2, और ये जो डिस्टेंस होगी D है बिटवीन द सेंटर, दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस D, R1 R2 और दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस, तो ये ट्रायंगल बन गया है। तो ये एंगल जो होगा ये थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो ये क्या होता है, साइड के साइड जो थीटा के आजू बाजू वाली साइड है उनका स्क्वायर का सम माइनस उसके सामने वाली साइड का स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स R1 इंटू R2, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, एंगल बिटवीन निकालने के लिए 2 लाइंस के। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑर्थोगोनल कर्व। क्या देखते हैं, ऑर्थोगोनल कर्व। ठीक है, ऑर्थोगोनल कर्व क्या होता है, बेसिकली इफ़ एंगल बिटवीन 2 कर्व्स इज़ 90 डिग्री, 2 कर्व्स के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो वो ऑर्थोगोनल टर्म है, मतलब 2 सर्कल को हमने इंटरसेक्ट कर दिया और ये दोनों यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है इनकी टेंजेंट से अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या है, ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो जो ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन होती है, अगर हम इसी में जो हमने निकाला है इसमें हम ऑर्थोगोनल की कंडीशन डाल दें तो 90 डिग्री बन जाएगा। कॉस थीटा को 90 डिग्री हम रखेंगे और फिर हम जब इसको सॉल्व करेंगे कॉस 90 डिग्री 0 जाएगा तो ये 0 जाएगा, तो यहाँ से बस कंडीशन क्या आ जाएगी, R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर D स्क्वायर। अगर 2 सर्कल ऑर्थोगोनल है एक दूसरे के, तो ये है यहाँ से आई हमारे पास इक्वेशन। अभी हम इसी इक्वेशन में R1 और R2 की वैल्यू डाल देते हैं। R1 की वैल्यू वही सर्कल वाली इक्वेशन में √f स्क्वायर माइनस इस वाली से हम डाल देंगे G स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस C वाले से हम इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, जो इक्वेशन बन के आती है, कंडीशन आती है, कंडीशन को याद रखना, 2 टाइम्स G1 G2 इक्वल्स टू 2 टाइम F1 G1 G2 F1 F2 इक्वल टू C1 C2, दोनों सर्कल के कांस्टेंट नंबर का सम G इसका मल्टीप्लाई ये जो कंडीशन आती है कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी होती है ऑफ 2 सर्कल्स, इसको याद रखना है। ठीक है, हमें कुछ नोट पॉइंट्स देखने हैं। नोट पॉइंट्स क्या हैं, पहला नोट पॉइंट क्या है कि अगर एक सर्कल हमने बनाया और हमने ऐसे सर्कल्स बना दिए, इसको कॉर्ड लेके डायामीटर। ठीक है, अभी क्या है कि
सर डायमीटर कॉर्ड लेके नहीं, जो सर्कल हैं सेंटर, तो जो बेसिकली सर्कल है विद द सेंटर एज रेडिकल सेंटर, मतलब जो बड़ा वाला सर्कल है वो उसका जो सेंटर है वो रेडिकल सेंटर है, एंड जो रेडियस है इसकी वो उसकी लेंथ की टेंजेंट के बराबर है फ्रॉम द रेडिकल सेंटर ऑफ एनी सर्कल विल इंटरसेक्ट द 3 सर्कल्स ऑर्थोगोनली। मतलब कि हमने एक सर्कल बनाया, जो सर्कल जो हमने ये पीछे वाला सर्कल इसको हटा देते हैं, हमने 3 सर्कल बनाया, इनका रेडिकल सेंटर हमने ये मान लिया, और इसमें से हम किसी भी सर्कल की एक टेंजेंट ये ले लेते हैं। हमने इस टेंजेंट से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया इन सभी सर्कल पे, उसको रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दिया इन सभी सर्कल पे। तो जो ये सर्कल बना है, ये जो सर्कल बना है S1 हमने नाम दे दिया इसको, तो ये तीनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो मतलब इन सब के बीच का जो एंगल बन रहा होगा ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इफ़ 3 सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, अगर हमने क्या बोला कि 3 सर्कल्स हैं ऑन 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक सर्कल, देखिए हमने 3 सर्कल ड्रॉ किए, तीनों सर्कल हमने ऐसे लिखते हैं, हमने एक ट्रायंगल बनाया और ट्रायंगल की साइड को हमने डायमीटर लेके 3 सर्कल ड्रॉ किए, एक ये बनाया, एक यहाँ बनाया, और एक हमने ये वाला सर्कल बनाया। अच्छे से बना लेना, लग नहीं रहे सर्कल बट हैं, ठीक है, मान लो मैथ्स है, ठीक है, मैथ्स में नहीं मानना होता, वैसे केमिस्ट्री मानना होता है, बट ठीक है। हमने इनको डायमीटर लिया, तो देन जो इसका ऑर्थो सेंटर होगा अब इसके लिए 90 डिग्री आई थिंक होना चाहिए, क्योंकि डायमीटर हम अगर सर्कल का डायमीटर लेंगे, इसको हम अगर एज ए डायमीटर लेंगे तो सर्कल में डायमीटर में जो बनता है ना, तो ये 90 डिग्री बनता है ना डायमीटर के अंदर जो सर्कल सॉरी ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये 90 डिग्री एंगल होता है। तो जो इसका ऑर्थो सेंटर होगा वही क्या होगा, इसका रेडिकल सेंटर होगा, ठीक है, यही था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। नेक्स्ट हम कुछ और नोट पॉइंट्स देखते हैं। क्या देखते हैं कि पहला हमने देखा कि एंगल बिटवीन अ सर्कल एंड अ लाइन। अब हम देखते हैं कि एंगल बिटवीन सर्कल एंड लाइन, एक लाइन खींची और सर्कल खींचा, तो उसके बीच का एंगल निकालना है। तो एक मान लेते हैं एक लाइन है, तो हमें इस पॉइंट पे ही एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, और फिर उस टेंजेंट और लाइन के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ सर्कल, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर एक लाइन सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रही है, इसका मतलब क्या है कि वो लाइन हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल के पास कर रही होगी। जैसे एक लाइन अगर सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रही है, जैसे हमने सर्कल बनाया और ये इसको ऑर्थोगोनली कट कर रही है, मतलब टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट से इसकी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो वो क्या होती है रेडियस में, तो वो हमेशा नॉर्मल होती है, नॉर्मल टेंजेंट बेसिकली 90 डिग्री अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ बेसिकली टाइप्स पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ फैमिली, मतलब फैमिली ऑफ सर्कल, टाइप्स ऑफ फैमिली नहीं, फैमिली ऑफ सर्कल्स, ठीक है। फैमिली ऑफ सर्कल्स में हम टाइप नंबर 1 देखते हैं। टाइप नंबर 1 में क्या है कि अगर एक सर्कल दो सर्कल बेसिकली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम इनफाइनेट नंबर ऑफ सर्कल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। हम कुछ भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं इन दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ठीक है। तो उसको हम बेसिकली उन्हीं सर्कल्स को निकालने, उनकी फैमिली को निकालने के लिए जो हम इक्वेशन यूज़ करते हैं, वो बेसिकली क्या होता है यहाँ पर S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S2 इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली ज़्यादा यूज़ मत करना, हमेशा कोशिश करना। हम दूसरा टाइप बताते हैं, फिर उससे हम देखते हैं। देखो हमने एक सर्कल बनाया, एक लाइन बनाई, इस लाइन को हमने लिया और इससे हम जो फैमिली लाइन की इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, S1 प्लस लैम्डा टाइम्स L। हमेशा कोशिश करना कि इस वाले टाइप को इस वाले टाइप में कन्वर्ट कर दो, तो कैलकुलेशन क्या होगी, लेंथी नहीं होगी, ईजी हो जाएगी। देखो कैसे करेंगे कन्वर्ट, देखो हम क्या करेंगे, एक लाइन बनानी है ना, बस एक लाइन हमें निकालनी है जो सर्कल को कट कर रही हो। तो ध्यान से देखो, इनका जो रेडिकल एक्सिस होगा वही लाइन इसको कट भी कर रही होगी, तो इन दोनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस निकाल दो, फिर वो डायरेक्टली सेकेंड टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये इक्वेशन लगा दो, मतलब इसमें वैल्यूज पुट डाल दो, तो फिर वो हमारी क्या आ जाएगी, फैमिली ऑफ सर्कल्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। टाइप नंबर 3 में क्या है, देखो टाइप नंबर 3 में देखो क्या है कि पॉइंट सर्कल हमने लिया। पॉइंट सर्कल में बात करेंगे कि हमने एक पॉइंट सर्कल लिया, एक लाइन ली, और इन दोनों के इंटरसेक्शन से 1000 सर्कल को पास कर सकते हैं, मतलब मेरे बहुत सारे इनफाइनाइट सर्कल्स को। तो इसकी भी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी भी इक्वेशन हो जाएगी x प्लस लैम्डा टाइम्स L। ईजी हो जाएगा, पॉइंट सर्कल का सेंटर होगा, इसकी कोई रेडियस नहीं होगी, ठीक है। दूसरा क्या है कि दो सर्कल्स ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इधर एक इंटरसेक्शन कर रहा है, इधर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है।
इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बेसिकली पास हो सकते हैं। तो इसकी इक्वेशन भी क्या हो जाएगी, लैम्डा S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S2 बराबर 0। पॉइंट सर्कल का बेसिकली इक्वेशन ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसकी रेडियस 0 हो जाएगी। पॉइंट सर्कल का मतलब क्या है, इसकी रेडियस 0 हो। अभी हम देखते हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में क्या है कि बेसिकली हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया और हमने कोई दो फिक्स्ड पॉइंट सर्कल पे ले लिए। कोई एक पॉइंट ए ले लिया और एक पॉइंट बी ले लिया, ठीक है। अब क्या किया हमने, जो क्या किया, हमें सभी, तो हमें इन पॉइंट से पास होने वाले सर्कल्स की फैमिली निकालनी है। तो देखो हमें क्या करना है, हमें दो पॉइंट जो दिए गए हैं फिक्स्ड पॉइंट, बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट टाइप नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे, एक फिक्स्ड सर्कल बनाएंगे जिसका बेसिकली, जिसकी जो ए और बी होंगे वो डायमेट्रिक इन पॉइंट्स होंगे, वहाँ से हम सर्कल की इक्वेशन लिख देंगे। फिर हमें कुछ नहीं करना, फिर हम एक सर्कल जो आ जाएगा वो है, फिर हम यहाँ पर S1 प्लस लैम्डा टाइम्स L लगा देंगे, और जो L क्या होगा वही ये डायमीटर की इक्वेशन है ना, यही तो L हो जाएगी। इससे हम फैमिली ऑफ सर्कल्स निकाल लेंगे, फिर हम इक्वल टू ये वाली इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अभी कुछ छोटा मोटा टॉपिक्स और भी देख लेते हैं, दो टॉपिक्स और रह गए हैं, वो देख लेते हैं। क्या है, कोएक्सियल फैमिली ऑफ लाइंस। कोएक्सियल फैमिली ऑफ लाइंस क्या है, जो फैमिली ऑफ सर्कल्स है जिनकी सेम रेडिकल एक्सिस होती है उनको हम कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल्स बोलते हैं। जैसे हमने एक सर्कल ये लिया, एक सर्कल ये लिया, अभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स हम इनकी सेम रेडिकल एक्सिस से निकाल दें तो उनको हम कोएक्सियल फैमिली ऑफ लाइंस बोलते हैं। कोएक्सियल फैमिली क्या होती है, जिनकी इनफाइनाइट, ऐसे हम ऐसे भी हो सकती है, रेडिकल ऐसे टच कर रहा हो तो भी इसके लिए, ठीक है, कोई भी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पोलर, पोल एंड पोलर। पोल एंड पोलर क्या होता है, हमारे सिलेबस में नहीं है, थोड़ा देख लेते हैं। हमने क्या किया, पोल एंड पोलर क्या होता है कि हमने एक सर्कल लिया, लेट सपोज हमने एक सर्कल लिया और हमने क्या किया, एक पॉइंट ए हमने सर्कल के बाहर कुछ ले लिया, x1 y1, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को जो है ये एक्सटर्नल पॉइंट लिया, इसको हम बोलेंगे पोल, ठीक है। अब हमने इस पोल से सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करें, मतलब दो ही कॉमन, हम दो टेंजेंट्स को ड्रॉ कर दिया। अभी हम क्या कर रहे हैं, इन टेंजेंट्स को लेके, टेंजेंट्स की वजह से देखते हैं पोलर पोलर क्या होते हैं कि हमने एक सर्कल लिया एक पॉइंट लिया ए, जिससे हमने क्या किया, एक हमने लाइन ड्रॉ करी है जो कि सर्कल को पी और क्यू पे टच, मतलब बेसिकली कट कर रही है, और हमने पी और क्यू को एज अ टचिंग पॉइंट लेके दो टेंजेंट्स को ड्रॉ किया फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। कोई पॉइंट ले लेते हैं आर, जिसको हम एच कॉमा के ले लेते हैं, ठीक है। हमने ये ले लिया यहाँ से जो पॉइंट पी और इसको अटैच कर रही है, तब जो बेसिकली पॉइंट आर पे, तो जो लोकस होता है पॉइंट आर का, इस पॉइंट आर का जो लोकस है, तो ये पॉइंट आर का बेसिकली ये लाइन और ये लाइन इक्वल होनी चाहिए, तो ये यहाँ पर कहीं भी इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर सकता है। तो ये जो होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इस जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, नहीं, इसको हम बोलते हैं, जो लोकस होता है उस लोकस को बोलते हैं पोलर। और उस लोकस की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, टी बराबर 0। क्या होती है, टी बराबर 0। ये टी किसके रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में, और जो ये पॉइंट ए है इसको बोलते हैं पोलर, और जो लोकस ऑफ द पॉइंट आर है उसको, सॉरी, इसको बोलते हैं पोल, और जो लोकस है उसको हम बोलते हैं पोलर, और इसकी इक्वेशन हम निकालते हैं टी बराबर 0 से, ठीक है। और यही था चैप्टर की अंत, सर्कल ख़त्म हो चुका है।